हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आधुनिक डिजिटल क्लासेस। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल पढ़ा था, उनकी कमियां पढ़ी थी। उससे पहले क्लास में हम लोगों ने रदरफोर्ड का अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग पढ़ा था, उसके निष्कर्ष पढ़े थे और उन्होंने कौन कौन सी एनालिसिस की थी अपने प्रयोग द्वारा, उन सबके बारे में बात की थी। आज की क्लास में हम लोग नया परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, बोर का परमाणु मॉडल या बोहर का परमाणु मॉडल। ये क्या बताते हैं? तो नील्स बोर ने सबसे पहले क्या किया, परमाणु मॉडल प्रस्तुत किया जो प्लांक तथा आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित, प्लांक का याद होगा प्रकाश विद्युत प्रभाव में मिले थे, आइंस्टीन द्वारा प्रतिपादित विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के आधार पर प्रस्तुत किया। मतलब इनके जो पॉइंट्स थे वो इनके खुद के पॉइंट नहीं थे, इन्होंने दूसरों से पॉइंट लिए। पहली परिकल्पना इनकी ये थी, इन्होंने कहा कि नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। पहला पॉइंट सुनो, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। इनके लिए आवश्यक जो अभिकेंद्र बल होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है। समझते हैं? इधर अगर मान लेते हैं ये हमारा नाभिक है और यहां पर है इलेक्ट्रॉन और ये इधर चक्कर लगा रहा है V से, ठीक है, और यहां से यहां तक की दूरी को हम R ले लेते हैं, तो उस केस में यहां से देखो लिख पाएंगे, हम लिख देते हैं, पूरा स्टेटमेंट ही लिख देते हैं। नाभिक के बाहर इलेक्ट्रॉन वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, वृत्तीय कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं। इसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल, जो भी बोला वही लिख देते हैं पूरा, जिसके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य आकर्षण बल से प्राप्त होता है, आकर्षण बल से प्राप्त होता है। ये पॉइंट इन्होंने बताया था, ठीक है, उस पॉइंट को लिख दिया। तो इस पॉइंट को अगर हम मैथमेटिकली लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं? अगर इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान हम m मान लेते हैं तो यहां से लिख सकते हैं जो अभिकेंद्र बल बनेगा, अभिकेंद्र बल डायरेक्ट लिख दो ना, mv² बटा r बराबर क्या लिखा जा सकता है? इसे लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कूलाम के नियम से लिखो Q1, तो ZE इंटू में क्या लिखा जा सकता है? E डिवाइडेड बाई में R² बनेगा। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर जो आवेश होता है प्लस का ZE तो होता है, ये बनेगा। ये हो गया आवश्यक अभिकेंद्र बल जो इनके आकर्षण बल से मिल जाएगा इन्हें। दूसरा पॉइंट, पहला पॉइंट समझ में आया कि नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं, इनके लिए आवश्यक अभिकेंद्र बल नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। दूसरा पॉइंट है, द्वितीय परिकल्पना ये कहती है कि इलेक्ट्रॉन, जैसे उन्होंने बात किया था रदरफोर्ड ने कि अलग अलग कक्षा नहीं, पूरा का पूरा जैसे समूह होता है उसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। इन्होंने कहा ऐसा नहीं है, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगा सकते हैं, अपनी स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे, अपनी उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर या इसका पूर्ण गुणज होता है। समझते हैं क्या? इनका मतलब यह है कि अगर हम यहां पर देखते हैं कि इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है या इलेक्ट्रॉन इसमें चक्कर लगा रहा है, यहां पर नाभिक है तो इस वाली कक्षा को हम कह रहे हैं कक्षा नंबर 1, तो n बराबर 1 है मान लेते हैं, ये हमारे पास n बराबर 2, तो केवल उन्हीं कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा सकते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर या उसका पूर्ण गुणक लिखा जाता है। तो मान लेते हैं कि यहां पर एक इलेक्ट्रॉन है, मान लो, ठीक है, ये नाभिक से r दूरी पर है और इधर v वेग से चल रहा है, इसका द्रव्यमान m दे रखा है, तो बताओ इसका कोणीय संवेग क्या लिखा जाएगा? तो यहां पर लिख सकते हैं नाभिक के चारों ओर, या कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन केवल, डायरेक्ट लिखो, इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। कैसे लिखेंगे? चक्कर लगाते हैं जिनमें उनका कोणीय संवेग
कोणीय संवेग क्या लिखा जाता है? h/2 के बराबर या इसका पूर्ण गुणज होता है, या इसका पूर्ण गुणज होता है, गुणज होता है। याद रहेगा? बिल्कुल सही। तो इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग क्या होता है? तो हम जानते हैं कोणीय संवेग को लिखा जाता है L बराबर में R वेक्टर क्रॉस P वेक्टर लिखते हैं। तो अगर हम इसे लिख देते हैं तो इसे लिख देंगे P इंटू में R परपेंडिकुलर लिख दो, तो इसे लिख देते हैं mv R परपेंडिकुलर मतलब इस घूर्णन बिंदु से दूरी लंबवत, तो वो किसके बराबर है? R के बराबर है। क्लास 11th में पढ़ते ये होता है। तो यहां से लिखेंगे तो क्या लिखेंगे? mv R बराबर h/2 लिखा जा सकता है, या इसका पूर्ण गुणज, तो यहां स्मॉल n लिखा जाता है। स्मॉल n क्या होती है? इसको हम कहते हैं क्रम संख्या, क्रम संख्या कहा जाता है, या फिर हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं केमिस्ट्री की लैंग्वेज में? मुख्य क्वांटम संख्या, मुख्य क्वांटम संख्या कहा जाता है, मुख्य क्वांटम संख्या कहते हैं इसे। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होती है, ठीक है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बेसिकली ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन किस कक्षा में है। तो ये हो गया कोणीय संवेग, ये बराबर होता है h/2 के बराबर, या फिर उसका पूर्ण गुणज रहता है। 2 3 4 5 ऐसे रहेंगे, एक जो वैल्यू होगी वो इंटीजर वैल्यू होगी, पूर्णांक वैल्यू होगी। ये दूसरा पॉइंट था। तो पहला पॉइंट था कि अगर चक्कर लगाएंगे तो उनका विकेंद्र बल कहां से मिलेगा? नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य आकर्षण बल से मिलेगा। सभी कक्षाओं में चक्कर नहीं लगाएंगे, जिन कक्षाओं में चक्कर लगाएंगे जिनमें उनका कोणीय संवेग h/2 के बराबर या उनका पूर्ण गुणज होता है। इसके आगे बात करते हैं तृतीय परिकल्पना की। अगर बात करें कि रदरफोर्ड की जो गलती थी क्या थी? उन्होंने कहा था नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन उस तरह गतिमान होते हैं जैसे नाभिक के चारों ओर, जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रह गतिमान होते हैं। उससे गलती निकाल ली थी क्लार्क मैक्सवेल ने कि इलेक्ट्रॉन आवेश है, नाभिक भी आवेशित कण है जैसा है, तो अगर कोई आवेश दूसरे आवेश के चारों तरफ गतिमान होता वो तो ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा, और अगर ऊर्जा का उत्सर्जन करेगा उस केस में वो लगातार ऊर्जा उत्सर्जित करेगा तो कक्षा उसकी छोटी होती जाएगी, और कक्षा अगर छोटी होती जाएगी तो हम ये कह सकते हैं कि वो लगातार कक्षा छोटी होते होते नाभिक में गिर जाएगा। नाभिक में गिरेगा तो परमाणु का स्थायित्व तो खत्म, लेकिन परमाणु तो स्थायी होता है, वही है, उसको दूर कर दिया इन्होंने। क्या कहा? इन्होंने कहा अपनी स्थायी कक्षाओं में, जो यहां पर कक्षाएं निकल के आई ना, अभी ये जो कक्षाएं निकल के आई, ये वाली n, यहां पर जो n लिखा गया, ये स्थायी कक्षाएं हैं। इन कक्षाओं में बात करें तो केवल इलेक्ट्रॉन अपनी स्थायी कक्षाओं में अगर गतिमान होता है तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता, ये कहते हैं बोर। बोर ने कहा अपनी स्थायी कक्षा में गतिमान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करता। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित या अवशोषित तभी करता है जब वो संक्रमण करता है, मतलब एक ऊर्जा स्तर से दूसरे ऊर्जा स्तर में जाता है। तो वही पॉइंट है कि अपनी स्थायी कक्षाओं में, अपनी स्थायी कक्षाओं में, अपनी स्थायी कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता, उत्सर्जन नहीं करता, नहीं करता है। यह ऊर्जा का उत्सर्जन, यह मतलब इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन, उत्सर्जन या अवशोषण, या अवशोषण, कोई कुछ भी हो सकता है, उत्सर्जन या अवशोषण तभी करते हैं, तभी करते हैं जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करते हैं, संक्रमण करते हैं, मतलब आते जाते हैं, संक्रमण करते हैं, ठीक है। तो अगर ये एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करेंगे तभी तो करेंगे ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण, अन्यथा नहीं करेंगे। समझते हैं, ये नाभिक है, ये है हमारे पास पहली कक्षा, ये नाभिक है, ये पहली कक्षा दे रखी है और ये दूसरी कक्षा मान लेते हैं। अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहां कहीं पर है और ये आना चाहता दूसरी वाली कक्षा में, यहां से ये यहां आना चाहता है, तो यहां से यहां ये कब आ सकता है? हम जानते हैं अंदर वाली कक्षा की ऊर्जा कम, बाहर वाले की ज्यादा है ऐसा? तो बाहर वाले की ज्यादा क्योंकि उसके ऊपर बल कम लगेगा नाभिक का,
तो उस केस में यही है कि अगर हम दूसरी कक्षा में आ रहे हैं उच्च ऊर्जा स्तर के अंदर, तो इसका मतलब है कि यहां से कोई विकिरण अगर जाकर के इसके ऊपर गिरेगा तो ये क्या करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा, ऊर्जा अवशोषित करेगा और एक्साइट हो जाएगा, अवशोषित होगी। अवशोषित कितनी ऊर्जा होगी, तो मान लेते हैं यहाँ की ऊर्जा E1, यहाँ की ऊर्जा E2 है, तो बताओ ऊर्जा अंतराल क्या लिखेंगे, E2 माइनस E1 लिखा जाएगा। इतनी ऊर्जा ये अवशोषित करेगा, तो उसके सापेक्ष ये h न्यू आवृत्ति का फोटान अवशोषित करता है, इसे हम लिख देते हैं hc डिवाइडेड बाई में लैम्डा। इतने का फोटान ये अवशोषित करेगा, ये तो लिखना जानते हैं हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव से। अब ये ऊर्जा अवशोषित करेगा, ऊर्जा उत्सर्जित कब करेगा ये देख लेते हैं। ऊर्जा उत्सर्जित अब करेगा, अगर यहां इलेक्ट्रॉन है मान लेते ही, और यहां से यहां आ रहा है, तो यहां से यहां आएगा, तो ये तो E2 है और ये E1 दिया गया है, ऊर्जा अंतराल E2 माइनस E1 है ना, और नीचे आ रहा तो ऊर्जा कम हो रही है, तो इसके सापेक्ष विकिरण उत्सर्जित करेगा। तो यहां पर क्या होगा, यहां पर विकिरण उत्सर्जित होगा, अर्थात ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी, ऊर्जा उत्सर्जित होगी। यहां ऊर्जा क्या हो रही, अवशोषित हो रही है। तो तीसरा पॉइंट ये, अपनी स्थायी कक्षाओं में गतिमान इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करता। यह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण तभी करते हैं जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में संक्रमण करना हो। एक कक्षा से दूसरी कक्षा में अगर जा रहे होते हैं तब हम ऐसा लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर फार्मूला जनरलाइज लिखना चाहो तो लिख सकते हैं। डेल्टा ई जो लिखा जाएगा वो क्या लिखा जाएगा, तो डेल्टा ई को हम लिखते हैं यहां पर डेल्टा ई इज इक्वल टू लिखते हैं H इंटू न्यू। यहां पर क्या है, उत्सर्जित या अवशोषित, उत्सर्जित या फिर अवशोषित फोटान की आवृत्ति होती है, ठीक है। वो निर्भर करेगा कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न में जा रहा है या निम्न से उच्च में जा रहा है। तो ये तीसरा पॉइंट इस तरह से लिखा जाता है। तो आई थिंक ये चीज समझ में आई होगी कि अपने स्थायी कक्षाओं में गतिमान हुए इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करते। तो वैसे भी जो पॉइंट वहां गलत हो रहा था रदरफोर्ड का, वो सही हो गया। इन्होंने कहा अपनी अगर स्थायी कक्षा में इलेक्ट्रॉन गतिमान ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं करेगा तो उसकी कक्षा छोटी नहीं होगी, नाभिक में नहीं गिरेगा, स्थायी बना रहेगा वो। और दूसरा पॉइंट क्या था, तो दूसरा पॉइंट था कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा में चक्कर लगा रहा है तो वो केवल उसी कक्षा में चक्कर लगा सकता है जिसमें उसका कोणीय संवेग h/2 पाई के बराबर या इसका पूर्ण गुणक होता है। डी ब्रॉगली से इन्होंने निकाल के दिया था इसे, ठीक है। और प्रथम परिकल्पना में कहा कि जो आवश्यक अभिकेंद्र बल होता है नाभिक और इलेक्ट्रॉन के मध्य लगने वाले आकर्षण बल से प्राप्त होता है। तो अभिकेंद्र बल ये बराबर हुआ, ये होता है नील्स बोर का परमाणु मॉडल। इस तरह से हम नील्स बोर के परमाणु मॉडल को पढ़ सकते हैं। इसके आगे बात करते हैं परमाणु के ऊर्जा स्तर के बारे में। तो अगर हम लोग परमाणु के ऊर्जा स्तर के बारे में बात करें कि परमाणु के अंदर ऊर्जा स्तर कैसे होते हैं, ऊर्जा स्तर में न्यूनतम ऊर्जा स्तर अधिकतम ऊर्जा स्तर में कैसे बांटा जाता है इन्हें, तो कुछ इस तरह से हम इन्हें बनाते हैं। देखो ये यहां पर छोटा सा नाभिक बन गया, इसे फिल कर देते हैं। ये नाभिक बन गया छोटा सा, इसके बाहर कक्षाएं हैं, ये इसके बाहर कक्षाएं हैं, ये इसके बाहर कक्षाएं बनी हुई हैं। ये कक्षाएं बनी हुई हैं लगातार। ये कक्षा बनी हुई है, एक अगली कक्षा बना देते हैं। ये कक्षाएं बनी हुई मान लेते हैं। तो ये ऊर्जा स्तर हम परिभाषित करना चाहते हैं। मान लेते हैं कोई परमाणु है, परमाणु के अंदर ये नाभिक बना हुआ है और हमें इसकी ऊर्जाएं लिखनी है अलग अलग केस में। तो ऊर्जा स्तर का मतलब ये होता है, हम लोगों ने पढ़ लिया अब तक, विकिरण में भी पढ़ा था, आइंस्टीन ने जो बताया, प्लांक ने जो बताया कि जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता। सतत नहीं होता इसका मतलब विविक्त होता, विविक्त होता इसका मतलब ऊर्जा स्तर होते हैं, एक दूसरे के साथ अतिव्यापित तो होते नहीं। तो विविक्त ऊर्जा स्तर का मतलब होता है, विविक्त का मतलब होता है विभक्त। विभक्त का मतलब क्या होता है, अलग अलग। तो अलग अलग ऊर्जा स्तर होते हैं, वो कैसे होते हैं इनके बारे में बात करते हैं।
तो अलग अलग ऊर्जा स्तर में देखो, पहला ऊर्जा स्तर ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरह से ऊर्जा स्तर है। तो इसे कहा जाता है n बराबर 1, ये n बराबर क्या है 2 है, ये n बराबर में 3 है, ये n बराबर में 4 है, ये n बराबर में 5 है और ये n बराबर में 6 है। इस तरह के विविक्त ऊर्जा स्तर देखने को मिलते हैं किसी परमाणु के अंदर। तो परमाणु के अंदर विविक्त ऊर्जा स्तर का मतलब ये होता है परमाणु का जो स्पेक्ट्रम है, या कह सकते हो परमाणु में जो कक्षाएं हैं, परमाणु में जो कक्षाएं हैं वो क्या होती हैं, कक्षाएं ही ऊर्जा स्तर का काम करती हैं, ऊर्जा स्तर का काम करती हैं, ऊर्जा स्तर का काम होती हैं। और इसमें अगर बात करें तो सबसे मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर की जो ऊर्जा होती है वो सबसे अधिक होती है। मतलब अगर अधिक लिखना चाहें तो अधिक लिख सकते हैं, अधिक होती है, मैग्नीट्यूड वाइज अधिक होती है, परिमाण में सबसे अधिक होती है, परिमाण में सबसे अधिक होती है। वो देखेंगे कितनी होती है क्योंकि अभी निकाला तो है नहीं, सबसे अधिक होती है। इस तरह से हम बता सकते हैं कि परमाणु के अंदर जो ऊर्जा स्तर होते हैं विविक्त होते हैं। हमें पता चला कि ये जो स्पेक्ट्रम होता है वो सतत नहीं होता, इसका मतलब कुछ ना कुछ गैप होता है। जब इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से दूसरे में संक्रमण करता है, जो बात की थी रदरफोर्ड ने, देखो ये वाली बात जो रदरफोर्ड ने की थी, इन्होंने क्या बताया था कि स्थायी कक्षाओं में अगर कोई तो ऊर्जा उत्सर्जित नहीं करेगा, संक्रमण करेगा, ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करेगा। तो वही पॉइंट यहां पर है कि ऊर्जा स्तर जो पाए जाते हैं किसी परमाणु के अंदर वो कुछ इस तरह से ऊर्जा स्तर देखने को मिलते हैं। अगर ऐसा नहीं बनाना तो इस तरह से भी हम कभी कभी बना देते हैं, यहां पर लिख देते हैं n बराबर 1 है, इसके ऊपर यहां पर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे लगातार चलता चला जाता है, ऐसे, ऐसा, फिर फाइनली क्या होता है n बराबर अनंत वाला आ जाता है, ये n बराबर अनंत वाला। ये ऊर्जा स्तर होते हैं, लेकिन इस तरह से बनाते तो बेटर लगता है क्योंकि ये परमाणु दिख रहा है, यहां पर परमाणु जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, इसलिए हम इसे नहीं बनाते। बस इतना काट लिया जाता है, उसी को यहां पर चिपका दिया जाता है, दिखा दिया जाता है कि ये ऐसा होगा। अब बात करते हैं कि उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होगा क्या नहीं होगा, कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी, संख्या निकालना हो तो हम कैसे निकाल सकते हैं। तो उत्सर्जन संक्रमण के बारे में बात करें उससे पहले उस ऊर्जा स्तर को जैसे अभी बता रहे थे उसी तरह से बना लिया जाए। ऐसा है, ये कुछ इस तरह से बन रहा है, ये ऐसा बन रहा है। देख रहे होंगे कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं इनके बीच की दूरी बहुत कम होती जा रही है। वो कम क्यों होती है वो देखेंगे जब हम इसका फार्मूला निकाल लेंगे। लेकिन अब मान लेते हैं कि ये n बराबर 1 है, ये n बराबर हमारे पास 2 दिया गया, ये n बराबर 3 है और ये n बराबर 4 दिया गया, n बराबर 5 है। तो उत्सर्जन कब होता है हम जानते हैं। उत्सर्जन क्या होता है, उत्सर्जन संक्रमण देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से कम ऊर्जा स्तर या निम्न ऊर्जा स्तर, लिखो निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो कौन सा स्पेक्ट्रम मिलता है हमें, उत्सर्जन संक्रमण मिलेगा, उत्सर्जन की स्पेक्ट्रमी रेखाएं मिलेंगी। तो अगर मान लेते हैं यहां कहीं पर है कोई, ये यहां पर है, ठीक है, या यहां ना रख करके यहां देख लेते हैं, इस 3 नंबर कक्षा में है ये। तो अगर ये 3 नंबर कक्षा में है और यहां से नीचे की तरफ आएगा तभी तो उत्सर्जन होगा। तो एक तो तरीका हो सकता है ये यहां से यहां आ सकता है, तो पहली स्पेक्ट्रमी रेखा हमें यहां मिलेगी, सही है। एक ऐसा हो सकता है कि ये यहां से यहां आया, उसके बाद में यहां से चल करके यहां आए, ये दूसरी स्पेक्ट्रमी रेखा मिल सकती है। तीसरा ये हो सकता है ये सीधे यहां से चले और यहां चला आए, तो ये हमारे पास तीसरी स्पेक्ट्रमी रेखा मिलेगी। इसका मतलब यह है कि अगर किसी एनवी कक्षा में यह है तो उससे केस में कुछ ना कुछ नंबर ऑफ स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। जैसे जैसे ऊर्जा स्तर होते हैं स्पेक्ट्रमी रेखाएं बनेंगी। जैसे 4 के लिए कैलकुलेट करें, यहां पर है मान लेते हैं, तो एक तो यहां आएगा, एक ये हो गया, दूसरा यहां आएगा, 2 ये हो गए, तीसरा यहां से यहां पहुंच जाए, 3 हो गए। हो सकता है ऐसा, बिल्कुल। अब हो सकता है कि ये यहां से यहां पहुंच जाए, ठीक है, ये यहां से यहां पहुंचेगा तो 4 हो जाएगा। फिर क्या हो सकता है,
ये सीधे यहां से, फिर ये यहां से यहां जाएगा तब तो ये रिपीट कर लेगा। अगर कोई यहां पर और यहां से सीधे यहां पर पहुंच जाए तो उस केस में ये 5 निकल के आ जाएगा, निकलेगा ना। और अगर ये यहां से चलना शुरू करे सीधे यहां से और चल करके सीधे यहां पर पहुंच जाए, देखो 6 निकल के आ जाएगा, होगा ऐसा। तो अलग अलग केस में क्या होता है, जिस ऊर्जा स्तर में होगा उसके सापेक्ष अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं हमें देखने को मिलेंगी, और अगर अलग अलग स्पेक्ट्रमी रेखाएं देखने को मिलेंगी तो उनकी संख्या निकालना आ सकता है। तो ये तो सही है कि हम इनकी ऊर्जाएं लिखेंगे और ऊर्जाओं से अंतर से निकाल लेंगे। ये E1, ये E2, ये E3, ये E4 और ये E5 लिखा जाएगा। अगर बात करते हैं कि स्पेक्ट्रमी जो रेखाएं होंगी, या कह सकते हैं जो यहां पर उत्सर्जन संक्रमण में उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या क्या निकल के आ रही, बोलो। वहां पर लिखा तो 3 आई, इधर लिखा तो 6 आई। तो इसका ये मतलब होता है कि अगर हम इसे ऐसे लिख दें, फार्मूला लिख लो n × n-1/2, रख के वैल्यू चेक कर लो। अगर यहां 3 रखोगे तो देखो 3 × 2, 2 से 2 कटेगा, 3 आएगा। 4 रखोगे तो 4 या 12/2, 6 निकल के आएगा। तो उत्सर्जित स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या इस फार्मूले से लिखी जा सकती है। अगर नहीं लिखना तो एक एक करके गिन लो, लेकिन अगर n बराबर ज्यादा है तो उस केस में गिनोगे तो कोई अगर छूट जाएगी तो उस केस में आंसर गलत निकल के आ सकते हैं। इसलिए फार्मूला याद रखेंगे कि जब भी कभी हमें उत्सर्जन स्पेक्ट्रम लिखना हो, जैसे किसी ने कहा नहीं हमें 6 नंबर वाले की तरंगदैर्घ्य चाहिए, निकाल लो, क्या दिक्कत है। हम जानते हैं 6 नंबर वाले के लिए क्या लिखा जाएगा, डेल्टा E लिखेंगे, और ये डेल्टा E क्या होगा, E4 - E1 बनेगा, और इसे क्या लिख सकते हैं, hc/λ लिख सकते हैं। निकाल लो लैम्डा, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता, निकल आएगा। वैसे ही अगर कहता है कोई नहीं हमें ये वाला चाहिए 3 नंबर वाला, तो यहां पर डेल्टा E लिखा जाएगा। इसे क्या लिखेंगे, E3 - E1 = में क्या लिखा जाएगा, तो इधर बराबर में लगा के लिखोगे तो ये लिखा जाएगा hc/λ। इसका लैम्डा यहां से निकाल लो। तो जिस ऊर्जा स्तर से जिस ऊर्जा स्तर में जा रहा वो तो पता होगा ना, उसके सापेक्ष ऊर्जा कितनी होती है, घटा के वहां से जो उत्सर्जित फोटान या अवशोषित फोटान होता निकाल लेंगे। उत्सर्जन है तो यहाँ का फोटान का उत्सर्जन होगा, ध्यान रखेंगे यहां पर फोटान का उत्सर्जन होगा, फोटान का उत्सर्जन होगा। और यही बात अगर लागू कर देते हैं किसके लिए, यही बात लागू करें अवशोषण संक्रमण के लिए, कि अवशोषण हो रहा होगा तो क्या होगा, बनाओ दोबारा। ये हमारे पास पहला ऊर्जा स्तर है, दूसरा यहां कहीं पर है, तीसरा यहां कहीं पर है, चौथा इधर कहीं पर है, पांचवा इधर कहीं पर है। देखो ऐसा कुछ लगातार ऐसे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो ये हमारे पास n बराबर 1 है, ये n बराबर 2 है, ये n बराबर 3 है, ये n बराबर 4 है और ये n बराबर 5 है। लगातार चलते चले जा रहे हैं कक्षा। ये कक्षाएं हो गई। अवशोषण संक्रमण में अगर बात करें, जब इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है, क्या करेगा, ये फोटान अवशोषित करेगा, वो उत्सर्जित कर रहा था तो ये अवशोषित करेगा। ठीक है। और याद रखेंगे अगर किसी के पास ऊर्जा दी गई है तो ऊर्जा लेगा वो, लेकिन 10⁻⁸ सेकंड, डाटा लिखना चाहो तो लिख लो, 10⁻⁸ सेकंड जो होता है समय, इतने सेकंड बाद ऊर्जा को विकिरण के रूप में उत्सर्जित करके जहां से गया था वहीं वापस भी चला आएगा ये। तो वही पॉइंट यहां पर है। अवशोषण स्पेक्ट्रम में जैसे मान लेते हैं यहां है ये, यहां पर, और यहां से 2 नंबर में जाना चाहता है, तो यहां से अगर ये यहां जाना चाहता है तो इसकी ऊर्जा हम जानते हैं कितनी है, E1, इसकी ऊर्जा E2 और इसकी ऊर्जा E3, ये E4 है और ये मान लेते हैं E5 दिया गया है। तो जब ये यहां से यहां जाना चाहेगा तो ये विकिरण अवशोषित करेगा, hν का विकिरण अवशोषित करेगा, और यहां पर हम कितने का करेगा, तो डेल्टा E बराबर लिखा जाएगा E2 - E1,
ये बराबर हो जाएगा एच न्यू के या एच सी अपान लैम्डा के। निकाल लो लैम्डा यहां से जो निकालना होगा। ये 1 से 2 में गया, मान लेते हैं 1 से यहां से जा रहा है 3 नंबर में, तो अगर ये 1 से 3 नंबर में जा रहा तो 1 से 3 में डायरेक्ट जा सकता है। यहां से डायरेक्ट 3 में जा रहा है, अगर 3 में डायरेक्ट नहीं जा रहा तो ऐसा भी कह सकते हैं कि यहां से यहां चल जा रहा हो, ठीक है, तो यहां से यहां चला जाएगा, उसके बाद यहां से यहां चला जाएगा, तो अलग अलग होगा। अब एक साथ इतनी ऊर्जा अवशोषित तो कर नहीं पाएगा, तो पहले में जाएगा, फिर दूसरे में जाएगा। तो यहां पर जैसे फार्मूला लिखा था ना n × n-1/2, इसमें जो फार्मूला होता है वो लिख सकते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रमी रेखाओं की संख्या जो लिखी जाती है वो क्या लिखी जाती है, तो वो लिखी जाती है n-1। मतलब क्या है कि अगर मूल ऊर्जा स्तर, ये वाला मूल ऊर्जा स्तर से nवें ऊर्जा स्तर में संक्रमण करे, अगर ऐसा करता है इलेक्ट्रॉन, तब हम ये कहेंगे कि उसके अंदर अवशोषण स्पेक्ट्रम मिल रहा होगा। अवशोषण स्पेक्ट्रम में कितनी स्पेक्ट्रमी रेखाएं होंगी, n-1 लिखी जाती हैं। उत्सर्जन में क्या लिखा जाता है, n × n-1/2। गिनना चाहो गिन लो, अदरवाइज फार्मूले से निकाल सकते हैं। तो ये होते हैं उत्सर्जन संक्रमण, ये होता है अवशोषण संक्रमण। और यहां पर हम लोगों ने देख लिया यहां पर कि परमाणु के विविक्त ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, इस तरह से ऊर्जा स्तर होते हैं, अलग अलग विभक्त होते, परमाणुओं में कक्षाएं होती, उन्हीं को ऊर्जा स्तर कहा जाता है। मूल ऊर्जा स्तर में परिमाण में सबसे अधिक होती है, जो भी यहां पर होगा पास में उसकी ऊर्जा सबसे, मतलब वो सबसे अधिक बल से नाभिक द्वारा आकर्षित हो रहा होगा। इस तरह से भी बना सकते हैं, अगर बनाना चाहें इस तरह से भी बना सकते हैं। ये बोर के परमाणु मॉडल की तीसरी परिकल्पना थी, ये दूसरी परिकल्पना थी, और यहां पर लिखा गया बोर के परमाणु मॉडल की पहली परिकल्पना। तो इस क्लास में हम लोगों ने कंप्लीट किया कि बोर का परमाणु मॉडल क्या था, परिकल्पनाएं उनकी पढ़ी, साथ में ऊर्जा स्तर के बारे में बात किया, उत्सर्जन और अवशोषण स्पेक्ट्रम पढ़ा। अगली क्लास में हम लोग हाइड्रोजन सदृश परमाणुओं के लिए बोर का परमाणु मॉडल पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि अगर एक इलेक्ट्रॉन जिन परमाणुओं में होता उनके लिए बोर का परमाणु मॉडल कैसे काम कर सकता है। आर का मान निकालना सीखेंगे, त्रिज्या निकालेंगे, वेग निकालेंगे किसी एनवी कक्षा में ऊर्जा निकालेंगे, कुल ऊर्जा निकालेंगे, गतिज ऊर्जा निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, इन सब के बारे में डिटेल बात की जाएगी। तो अगली क्लास में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए नील्स बोर ने जो अभी तक अपना परमाणु मॉडल दिया, परिकल्पनाएं दी, इनको रिवाइज करें। ऊर्जा स्तर क्या होते हैं, अवशोषण और उत्सर्जन में स्पेक्ट्रमी रेखाएं कैसे कैलकुलेट की जाती हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन आई विश यू ऑल द बेस्ट।